मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने इतने टाइम से जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि सर आप ये 74% क्या होती है, कहाँ से आती है, मैं बता रहा था आपको कि भाई आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संकुलन क्षमता, या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्षमता या दक्षता। इसको इंग्लिश में किस नाम से लिखते हैं? संकुलन मतलब होता है पैकिंग, पैकिंग, ठीक है। और क्षमता मतलब या तो कैपेसिटी, कैपेसिटी, और दक्षता को क्या बोलते हैं अपन? एफिशिएंसी, ठीक है। इसको या तो संकुलन क्षमता बोल लो या फिर क्या बोल लो, संकुलन दक्षता बोल लो, ठीक है। तो एक ही चीज है। अब संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता होती क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी क्रिस्टल या ठोस लेते हैं तो उसके अंदर जो एकक कोष्टिका होती है ना, एकक कोष्टिका, उसका जो जिसके अंदर जो कण होते हैं, जो वो कितना स्थान घेरते हैं, है ना, पूरा स्थान, और उसमें से कितना स्थान घेरते हैं और कितनी उसमें रिक्तियां बचती है, तो जो स्थान घेरते हैं ना, वो क्या कहलाती है? उसकी संकुलन क्षमता या दक्षता कहलाती है। इसका मतलब क्या है? किसी ठोस के कुल आयतन में से, किसी ठोस का कुल आयतन ले लिया, उसमें से अवयवी कणों द्वारा, किसके द्वारा? अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, जो आयतन घेरा जाता है वो क्या कहलाता है? उसकी संकुलन दक्षता या फिर क्षमता कहलाता है। आपको आया समझ में? क्या है? किसी ठोस के कुल आयतन में से अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन उसकी संकुलन क्षमता या दक्षता कहलाता है, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये एक एक कोष्टिका ले लिया आपने, ऐसे, अब जैसे मैं आपको किसका उदाहरण लेता हूं, जैसे आप ले लीजिए बीसीसी का उदाहरण ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपको सारे के निकालने सिखाऊंगा मैं। उसमें क्या होता है? कोनों पर होते हैं। अब हकीकत में तो स्ट्रक्चर यही होते हैं ना, वो तो आपको क्या अभी इसमें देखना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बन गया। तो इसलिए आपको थोड़ा, इसलिए हम उसको किस में लिखते हैं? छोटे छोटे में लिखते हैं यार, जो इन कोनों को, जो अभी होते हैं ना, उनको छोटे छोटे रूप में बनाते हैं, ऐसे, ऐसे। ये बिल्कुल भी सही नहीं बन रहा है मेरे से, लेकिन फिर भी आप इसको केवल एक आइडिया लेने के लिए आपके लिए बना रहा हूं मैं ऐसे, ताकि आपको इसका एक आइडिया लग जाए कि ये चीज क्या होती है। इसको थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे आपको समझ में नहीं आए। आप केवल एक आइडिया लगा लीजिए इससे कि ये होता क्या चीज है, ठीक है। ऐसे, ये तो क्या हो गए? कोनों पर हो गए। एक यहाँ पीछे की तरफ भी होगा, वो आप ऐसे डैश 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 से बना लीजिए। और एक कण कहाँ होगा? इसके केंद्र पर, जो ये पूरी एका कोष्टिका है उसके कहाँ होगा? केंद्र पर भी स्थित होगा, ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो ये एकक कोशिका है, इसके अंदर जो अवयवी कण है वो कितना स्थान घेर रहे हैं, हमें वो चीज देखनी है। तो जो ये अवयवी कण है ये पूरा, इसका अंदर कुछ ना कुछ भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है। तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, कोनों का भाग 1/8 भाग होता है, जो बना उसका वो पूरा होता है, क्योंकि वो किसी के बाहर दूसरे में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसका जो भाग है बीसीसी का, वो आपको निकालना मैं अभी सिखाता हूं, ठीक है। ये आपको केवल एक उदाहरण के तौर पर भी, इसके अंदर जो आयतन घेरता है, कुल आयतन है ये एकक कोशिका का, उसमें जो जितना आयतन घेरता है उसको क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता या दक्षता कहते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। आपको ये परिभाषा समझ में आ गई। अब हम क्या पढ़ते हैं? घन या षटकोणीय। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? घनीय या षटकोणीय, घनीय या षटकोणीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन में क्या? संकुलन क्षमता में संकुलन क्षमता, ठीक है, या फिर दक्षता।
किसमें? घनीय या फिर षटकोणीय निबिड़ संकुलन में संकुलन क्षमता। मैं आपको घनीय भी समझा और आपको षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी समझा चुका, 3D के अंदर भी समझा चुका आपको। ठीक है, अब ये क्या होता है? घनीय निबिड़ संकुलन मतलब कि CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक मतलब घन होता है, क्लोज पैकिंग मतलब निबिड़ संकुलन होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका। षटकोणीय क्या होता है? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैंने आपको बताया था ना, इनकी जो कीवर्ड्स हैं इनको इनके नाम से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके आगे भी बहुत सारी जगह ये काम, पूरे चैप्टर में आपको इनसे ही काम पड़ता है सीधा सीधा। तो आप इतने बड़ा याद रखने की बजाय अगर ये पता रहेगा तो आपको उससे पता रहेगा। हेक्सागोनल होता है इसका मतलब षटकोणीय, क्लोज पैकिंग निबिड़ संकुलन, वो आपको मैं बता ही चुका। पैकिंग कैपेसिटी या फिर पैकिंग एफिशिएंसी होता है। ठीक है, अब मैंने या क्यों लगाया भाई? दोनों में से संकुलन दक्षता या क्यों लगाई? क्योंकि मैंने आपको जब इसके लिखाया था, इन दोनों के बारे में बताया था आपको, तब मैंने आपको क्या बताया था? इसमें भी 74% थी संकुलन दक्षता, इसमें भी कितनी थी? 74% थी 3D में। ठीक है, 2D की बात नहीं कर रहा मैं। 2D में षटकोणीय के अंदर कितनी होती है? 90.6% होती है। ठीक है, तो मैं आपको 3D में बता रहा हूं। तो इसमें 74%, इसमें भी 74%, इसमें भी। तो अब आप बोलोगे कि सर षटकोणीय तो कुछ ऐसा होता है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, फिर से नीचे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसकी, मतलब फिर ये आपस में एक दूसरे से ऐसे मिले हुए रहता है। ये इधर, ये तो इससे मिला हुआ रहेगा। ये ऐसे, ये एक षटकोणीय परत रहती है। और घनीय क्यूबिक क्यूब मतलब इसको हम क्या बोलते थे? सीसीपी को मैंने आपको बताया था, इसे क्या कहते हैं हम? FCC, फलक क्यूबिक सेल वाला मैंने आपको बताया था, मतलब कि फलक केंद्रित कोष्टिका, फलक केंद्रित कोष्टिका, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक है, FCC भी संरचना भी बोलते हैं। तो FCC संरचना क्या होती है? ये भी आपको बना देता हूं मैं। इसमें कहां कहां होते थे? फेस सेंटर में। आप बताइए मुझे, देखिए इसमें क्या क्या होता है? आप तो क्या बताओगे, आप तो लाइव होते तो अभी पूरा बता भी देते। इसमें क्या होता है? कोनों पर होते हैं, कोनों पर स्थित होते हैं। और दूसरी चीज कहां स्थित होती है? पहला चीज तो कहां? कोनों पर स्थित होते हैं। और दूसरे कहां होते थे? फलक के केंद्र पर। इसको दूसरे कलर से बना देता हूं मैं, यहाँ 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 यहाँ। पीछे वाला फलक नहीं बनाया ना, ये यहाँ यहाँ, इसका केंद्र आएगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ स्थित होता है? इन फलक के केंद्र, मतलब कि 6 हो गए ना यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो गई? FCC, और ये क्या हो गई? SCP। अब आप बोलोगे सर दोनों में तो दिखने में ही ये बिल्कुल अलग अलग है, फिर दोनों में सेम कैसे आया? मैं आपको अभी निकालना सिखाऊंगा इसका, और उससे आप किसका समझ जाओगे? इसका। बताऊं क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो दूरियां होती है ना, ये कोर की लंबाई, ये क्या होती है? ए ए ए ए, मतलब कि सारी दूरियां समान होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें ए, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मान लें तो इसमें क्या क्या सारी दूरियां अलग अलग हो गई, मतलब कि ए भी अलग हो गया, और बी, ए और बी अगर आप समान कर दोगे, लेकिन फिर भी इसमें सी बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ए और इसको भी अगर ए मान लेते हैं या फिर बी भी मान लिया, तो भी इसमें जो सी दूरी होगी वो दूरियां समान नहीं होती है ना, इनके कोण समान होते हैं, इसमें कोण भी अलग है। तो वो अलग कोण पे निकालते हैं तब भी इसका मान 74% ही होता है। इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है? समन्वय संख्या मैं आपको लिखवा चुका और इसका निकाल भी चुका। समन्वय संख्या कितनी होती है इसमें? 6। ठीक है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है? मतलब कि जो एक कण होता है वो चारों तरफ कितने कणों से घिरा हुआ रहता है? ऐसे 1 2 3 4 5 और 6। ये बीच वाला जो अवयवी कण है वो चारों तरफ कितने? 6 से घिरा रहता है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, और जो FCC होती है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? कोनों पर स्थित होंगे तो कितने? 8 तो कोने होते हैं, 8 कोने, और भाग कितना हो गया? 1/8 प्लस, और जो फलक के केंद्र पर स्थित है, फलक के केंद्र कितना भाग देते हैं? 1/2 भाग देते हैं। और कुल कितने फलक हैं? 6। 6 गुना 1/2, मतलब कि इसका उत्तर कितना आ गया? 4 आ गया। 8 से 8 गया 1, इधर 3, 3 और 1 4। तो इसका कितना हो गया? समन्वय संख्या 4 हो गई, Z बराबर 4।
ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको इसके अंदर जो ये संकुलन क्षमता या दक्षता होती है ये आपको निकालना सिखाता हूं। ठीक है, मैं आपको इसका निकालना सिखाता हूं। ये इसको रफ कर दिया। अब हम देखते हैं जो एफसीसी वाला, मतलब कि इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सीसीपी या फिर एफसीसी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एचसीपी। ठीक है, अब एफसीसी की संरचना बनाता हूं मैं। पूरी नहीं बना सकता क्योंकि पूरी में आपको अवयवीकरण फिर पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे मैं आपको ये वाला फलक लेके बताता हूं। ठीक है, आप ये वाला फलक लीजिए, इसके अंदर क्या होगा, अवयवीकरण कहां स्थित होंगे, कोनों पर। लो भाई, ये कोने पर बना दिया मैंने एक कण। दूसरा कहां होगा, इस वाले कोने पर। हम कोई सा भी एक फलक ले लेते हैं इसमें। दूसरा, ये थोड़ा बड़ा बन गया, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो होते हैं ना वो सारी दूरियां और त्रिज्याएं, जो ये अवयवीकरण होंगे इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी ऐसे। और जो बीच वाला अवयवीकरण होगा वो कैसे होगा, ऐसे। आपको मतलब कि ऐसे दिखाई देगा ना, तो ये तीनों अवयवीकरण समान दिखाई देंगे। आप इसको समान ही मान के चलिए। ठीक है, ऐसे, ये लो। ठीक है, अब इसके तीन अवयवीकरण हो गए। अब इसमें क्या क्या देखते हैं हम, सारी दूरियां मैंने आपको बता ही चुका। इसमें क्या होगी, ये जो कोर की लंबाई होगी ये ए ए, ये भी ए, ये भी ए, पीछे भी ए ए। ठीक है, ये सारी कितनी हो गई, ए हो गई। और जो इसकी जो त्रिज्या होगी ये वाली, ये त्रिज्या, इसका केंद्र यहां होगा तो ये त्रिज्या, इसका केंद्र यहां होगा तो ये त्रिज्या। ठीक है, तो ये जो त्रिज्याएं होती है ना, ये कितनी होती है, इसकी भी आर होगी, इसकी भी आर होगी, इसकी भी आर होगी और इसकी भी आर होगी। ये क्या विकर्ण, इस वाले केंद्र से उस वाला फलक जो है, एक दीवार मान लीजिए आप, तो ये वाला दीवार से ये वाली मान लिया आपने, दीवार मान ली, तो ये वाली दीवार से ये वाली दीवार, तो इसके यहां से यहां तक की आर, फिर आर, फिर आर और फिर आर। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, आर 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 आर। ठीक है, और ये जो टोटल दूरी है, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको हम किससे लिख दिए, मान लो बी से लिख दिए। ठीक है, इसको यहां से यहां तक की दूरी हम किससे लिख दिए, बी से लिख दिए। अब इनको कुछ नाम दीजिए आप, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनको मैं नाम देता हूं, जैसे आप इस ब्लैक वाले से लिखिए। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, इसको मैं आपको नाम दे देता हूं। चलो आप इसको पूरा एबीसीडी दे रहे हो, अगर पूरे घन को नाम देते हैं तो कैसे देंगे, कैसे कैसे नाम होगा, जैसे यहां से दे दिया ए बी, ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया डी, ये क्या हो गया ई, ये क्या हो गया एफ, ये क्या हो गया जी और ये क्या हो गया एच। पूरे घन का जो पूरा घनीय क्यूब है उसका नाम क्या क्या हो गया, ए बी सी और डी, और ये जी ई एफ जी एच। तो अपने को किस किस फलक से काम है, केवल एबीसीडी वाले फलक से काम है। इसमें भी हम अब क्या लेते हैं, ये दूरी बी हो गई, ये बी ए हो गई, ये ए हो गई। आपको सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा होगा, अगर अपन त्रिभुज लें ए बी और सी, कौन सा त्रिभुज, ए बी और सी, तो ए बी सी आपको कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज, जो कि कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो क्या होगा, अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। अब आप मैथ वाले स्टूडेंट हो, चाहे बायो वाले हो, चाहे कोई से भी स्टूडेंट हो, ये चीज तो आपको 8th 9th क्लास से ही सिखाई जाती है कि भाई पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाई जाती है, क्या होती है। तो मैं आपको उस चीज को तो आप उम्मीद भी मत कीजिए कि आपको वो चीज मैं दोबारा समझाऊं कि भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। फिर भी उसमें मैं आपको लो सीधा सूत्र लिख देता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है इसमें, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
ठीक है, इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर का क्या हो गया, अब इसमें कर्ण देखिए आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये दोनों भुजाएं समान और ये वाली लंबी दूरी है, तो ये कर्ण क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या हो गया, बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। आधार क्या है इसमें, इसको मान लीजिए इसको मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों समान है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या आ गई, दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे, तो इधर क्या हो गया, √2.a। ये a पे रूट नहीं है क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है, तो ये a बाहर है। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √2a। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर मैं इसको क्योंकि रफ करना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम देखते हैं कि हमने वहां से क्या निकाला, b बराबर √2.a। इसको क्या डाल दी, समीकरण 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल दी। अब हमने b, अब आप देखो इसमें b टोटल क्या है, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर। इन तीनों अवयवी कणों की जो त्रिज्याएं हैं, 4 त्रिज्याएं हो गई, इसमें 2r, तो यहाँ r 4r हो गई। तो b किसके इक्वल है, चूंकि b बराबर किसके इक्वल है, 4r के। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, b बराबर क्या है, √2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, इन दोनों को बराबर रख दीजिए, और r बराबर क्या हो गया, √2.a। अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r बराबर क्या हो गया, √2/4 यहाँ a। ठीक है, r की वैल्यू क्या हो गई, अब देखो यहाँ पर √2 से ये कट रहा है, r बराबर क्या हो गया, a/2√2। आपको ये तो काटना आता ही होगा ना, क्योंकि इसको 2 गुणा 2 √2 गुणा √2 कर दिया, तो एक रूट से एक √2 गया, तो 2√2 बच गया। ठीक है, r की वैल्यू क्या आ गई, a बराबर 2√2। एक तो ये हमारी वैल्यू हो गई, इसको याद करना है। दूसरी चीज, अब हम इसी से क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधे सीधे। a बराबर क्या हो जाएगा, 4r/√2। ठीक है, तो अब यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, a बराबर क्या हो गया, 2√2r। a बराबर क्या हो गया, 2√2r। ये हमारी क्या हो गई, दूसरी वैल्यू हो गई। ये दोनों वैल्यू हमारे बहुत काम की होती है। आपको बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एफसीसी में इनकी त्रिज्या का मान निकालिए, अगर उसकी कोर की लंबाई ये है, और अगर कोर की लंबाई दी हुई है और हम त्रिज्या का मान पूछ लिए, तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र आप याद कर लीजिए। अब क्या है, एक गोले का आयतन, ये एक गोला है, उसका आयतन क्या होगा, एक गोले का आयतन। एक गोले का आयतन कितना होता है, आपको 3D में पूछ रहा हूं मैं, आयतन तो वैसे भी 3D में ही होता है। तो एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। ये आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। ठीक है, अब हमारे एक जो एफसीसी होती है, एफसीसी में समन्वय संख्या, मतलब समन्वय संख्या लिख देता हूं, समन्वय संख्या मतलब कि जेड की वैल्यू कितनी होती है, समन्वय संख्या यानी कि जेड की वैल्यू एक का कोष्टिका में कुल कितने अवयवी कण होते हैं, मैंने आपको पहले भी निकालना सिखाया है। कितने होते थे, 4। और अभी आपको जस्ट इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया था भाई, इसमें एफसीसी में निकाल के 4 होते हैं। ठीक है, कोनों से और जो फलक के केंद्र पर होते हैं उससे, तो 4 अवयवी कण हो गए। अब 4 अवयवी कणों का आयतन कितना हो गया, 4 गोले हो गए कुल, 4 गोलों का आयतन। अब 4 गोलों का आयतन कितना होगा, 4 गोलों का कितना हो गया, 4 गुणा 4/3 πr3, मतलब कि 8/3 πr3। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे पास। 4 गोलों का आयतन कितना हो गया, 8/3 πr3। सॉरी 4 गुणा 4 है ना, तो कितना हो गया, 16 हो गया। मैंने आपको थोड़ा सा गलत, 4 गुणा 4 16r3,
16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब जो होता है हमारे कुल एकक कोष्टिका का कुल आयतन, एकक कोष्टिका का कुल आयतन। अब एकक कोष्टिका क्या होती है, पूरा मैंने आपको पहले बता दिया। उसमें क्या होती है, लंबाई चौड़ाई, मतलब कि ऐसे निकालिए, लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। कोई भी चीज का हम अगर आयतन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का आयतन निकालने के, जैसे आयत का आयतन निकालते हो तो हम कैसे निकालते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देते हैं आपस में। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब कि भुजा क्या है इसकी, कोर की लंबाई a क्यूब। ठीक है, a की वैल्यू हमने क्या निकाली, a की वैल्यू क्या निकाली हमने, 2√2r, मतलब कि तो कुल आयतन कितना हो गया, a की जगह क्या लिख दीजिए, 2√2r का क्यूब। ठीक है, अब 2√2 का क्यूब कितना होगा, इसका होगा 16√2r क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब कितना हुआ, 16√2r क्यूब, मतलब कि एकक कोष्टिका का कुल आयतन कितना प्राप्त हुआ हमें, 16√2r क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भाई, सर आपने इतनी सारी रामायण तो बता दी, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है संकुलन क्षमता या दक्षता। तो संकुलन क्षमता क्या होती है, सूत्र भी तो होता होगा ना, तभी तो हम निकाल लेंगे कुछ। संकुलन क्षमता क्या होती है, अब आपको सीधा सीधा इसमें कोई सूत्र नहीं है वैसे देखा जाए तो, ये केवल परिभाषा ही है। अगर आपको परिभाषा समझ में आती है ना कि भी संकुलन दक्षता होती क्या है, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि भी इसमें हम कर रहे क्या है। अब क्या होती है कि जो कुल एकक कोष्टिका होती है उसमें जो ये अवयवी कण है वो कितना स्थान घेर रहे हैं, तो कितना स्थान कैसे भी हम कैसे निकालते हैं, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जो गोलों द्वारा अध्यारोपित आयतन, गोलों द्वारा अध्यारोपित आयतन मतलब कुल गोलों द्वारा, जो कितने गोले हैं इसमें 4 हैं तो उसमें 4 से गुणा कर देंगे। जैसे अगले में किसी में 2 होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में 6 होता है, तो जैसे हम एससीपी के लिए निकालेंगे तो वहां 6 से गुणा करेंगे, लेकिन उसके लिए जो ए की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, वो सब अलग आएगी। वो थोड़ा एससीपी का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला बन जाता है, उसका बहुत ज्यादा जटिल बन जाता है, उसका आप सोल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा उसकी आती है। वो आपके लिए 12th लेवल में इतना नहीं है, आपके जब आप बीएससी लेवल में जाएंगे तब आप सॉलिड स्टेट आपके चैप्टर आएगा तो उसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन किया होगा कि उसके लिए कैसे कैसे निकालते हैं। वो थोड़ी डेरिवेशन थोड़ी टफ लेवल की आती है, वो आपके अभी नहीं है आपके, इसलिए आपके 12th चैप्टर में नहीं दी गई है वो। ठीक है, तो आप उसमें से डायरेक्ट यही याद कर लीजिए भी 74% होती है। तो इसमें क्या हो गया, गोलों द्वारा अध्यारोपित आयतन बटा एकक कोष्टिका का कुल आयतन, गोलों द्वारा अध्यारोपित आयतन और दूसरी चीज क्या हो गई, एकक कोष्टिका का कुल आयतन, और हम प्रतिशत में निकालते हैं तो क्या हो गया, गुणा 100। ठीक है, अब गोलों द्वारा अध्यारोपित आयतन क्या हुआ, ये सूत्र आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये। आपको फॉर्मूला क्या, आपको परिभाषा याद है तो आपको इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, वही मैंने चीज बताई। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, अवयवी कण क्या हो सकते हैं, गोलों द्वारा अध्यारोपित आयतन। दूसरी चीज क्या है, उसकी कुल एकक कोष्टिका, तो कुल एकक कोष्टिका का आयतन कितना, और 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब गोलों द्वारा अध्यारोपित आयतन कितना है, हमने क्या निकाला, ये वाला 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एकक कोष्टिका का आयतन कितना होता है, एकक कोष्टिका का आयतन कितना निकाला कुल हमने, 16√2r क्यूब, गुणा में कितना है 100। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आर क्यूब से आर क्यूब गया, 16 से 16 गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे, जब पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 रखेंगे और बटा में √2 की वैल्यू रखकर जब इसको आप सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप, 3.14 रख लीजिए या फिर 22/7 रख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या रख लीजिए 0.414। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 74%। तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी हो गई, 74%। इसे किससे लिखते हैं, पैकिंग इफिशियंसी।
पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। और इसमें रिक्तियां कितनी हो गई, अब 100 में से 74 गया तो रिक्तियां बच जाएगी, खाली स्थान, रिक्तियां कितनी हो गई, 26%। जब 100 में से 74 गया तो 26% बच गया ना। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया इसमें कैसे निकाला, आपकी ये पूरा डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि भाई हमने कैसे कैसे, मैं आपको पहले से बता रहा था कि भाई संकुलन दक्षता, संकुलन क्षमता, ये आपके आगे आएगी, आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ये ऐसे निकालते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से करिए, कॉपी में बार बार इसकी 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग से चलिए आप, कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये दूरियां क्या हो गई, कौन कौन सी इसकी आर हो गई, ठीक है। मैं आपको वापस बता देता हूँ, इसमें हम निकालते हैं तो इसमें क्या हो गई, ये सारी दूरियां तो ए होगी, इसकी त्रिज्या आर 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 और आर, इसको हमने किससे बोल दिया, बी से बोल दिया, ठीक है। अब हम कौन सा सूत्र लेते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ए बी और सी। त्रिभुज एबीसी में क्या लगाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय से हमारे को क्या प्राप्त हुआ, बी बराबर √2a, ठीक है। और बी बराबर क्या होता है, 4r, ये सारे आर जोड़ दो तो 4r, ये वाले दोनों समीकरण से क्या हो गया हमारे, ये दोनों, ये इस दोनों को बराबर रखा तो r की वैल्यू तो क्या प्राप्त हुई, a/2√2, और a की वैल्यू क्या हो गई, 2√2r, ठीक है। दोनों एक दूसरे में कंपेरिजन आपको समझा दिया मैंने। फिर क्या है, एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r3, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। एफसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है, 4, ये भी मैं आपको निकालना सिखा चुका। 4 गोलों का, अभी एक गोले का इतना है तो हमारे पास कितने गोले हैं, एक एक कोष्टिका में 4, तो 4 गोलों का आयतन कितना हो गया, 16/3 पाई r3। ये अगर अलग अलग है बीसीसी के लिए भी मैं आपको अभी सिखाता हूँ, उसमें अलग से कितनी होगी, 2 होते हैं तो उसमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो 4 गोलों का आयतन कितना हो गया, 16/3 पाई r3। एक एक कोष्टिका का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, मतलब कि a3, तो उसमें से a की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से, ये कितने हो गए, 16√2r3। संकुलन क्षमता क्या होती है, गोलों द्वारा अध्यारोपित आयतन बटा एक कोष्टिका का कुल आयतन गुणा 100, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 16/3 पाई r3, इसको सोल्व किया तो कितना प्राप्त हुआ, 74%, और रिक्तियां कितनी हो गई, 26%, ठीक है। तो आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और आपको अच्छे से समझ में आ गया था वो। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा किसमें, काय केंद्रित निबिड़ संकुलन, में क्या, संकुलन क्षमता या दक्षता। काय केंद्रित निबिड़ संकुलन में क्षमता या दक्षता। काय केंद्रित क्या होती है, बीसीसी, मतलब कि जिसमें बॉडी के केंद्र पर भी होता है एक अवयवी कण, उसे हम क्या कहते हैं, काय केंद्रित कहते हैं, और कोनों पर तो स्थित होते ही है, ठीक है। तो अब क्या बीसीसी में हम निकालते हैं, इसका मैं आपको पहले स्ट्रक्चर समझा देता हूं। ये कुछ एक कोष्टिका ले ली हमने, एक कोष्टिका ऐसे, इसको बिल्कुल अच्छे से समझिए, ये थोड़ा टिपिकल सा केस बनता है इसमें, लेकिन आपको अगर अच्छे से आप ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। उससे पहले अगर आपने पहले पूरा का ये काय केंद्रित क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या लेते हैं, इसके अंदर भी सारी कोर की लंबाई ए, ये भी ए, नीचे वाली भी ए, ये भी ए, और पीछे वाली भी ए, ठीक है। सारी कोर की लंबाई क्या हो गई, ए हो गई, ठीक है। अब इसमें कहाँ होते हैं, कोनों पर स्थित होते हैं, अवयवी कण कहाँ स्थित होते हैं, कोनों पर स्थित होते हैं, ये लो ऐसा कोनों पर बना दिया। और कहाँ स्थित होता है, केंद्र पर स्थित होता है, ये आपको अंदर की साइड से ऐसे दिखाएगा, ये बाकी ये बड़ा कण है, ठीक है। और जो और कहाँ होगा, ये पीछे वाले कोनों पर मान लिया, ठीक है। 3 अवयवी कण हो गए ये ऐसे, ठीक है। 3 अवयवी कण हो गए। अब इनकी त्रिज्याएं क्या क्या होगी, r, ये यहां पर केंद्र है तो इसकी भी r, इसकी भी r और इसकी भी r। आया आपको समझ में। अब ये दूरी क्या हो गई, अब हम इस पूरी दूरी को, जैसे हमने पहले क्या निकाला था, हमने तो फलक पर निकाला था। फलक पर कैसे निकाला था, जैसे इसको पहले नाम दे देता हूं मैं, एक ये
बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, इस पूरी एक कोष्टिका को हमने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हमने फलक को निकाला था, तो आप तो या तो ये वाला फलक ले लीजिए या नीचे वाला ले लीजिए। मैं नीचे वाला लेके समझाता हूँ क्योंकि ऐसे आपको इधर वाले में समझ में नहीं आएगा अभी। ये इसको इससे मिला दीजिए, हमने तो यही पढ़ा था। अब इसमें क्या है, इसको क्या बोला था हमने, बी बोला था। ठीक है, इसको क्या बोला था हमने, बी बोला था। तो अब इसको हम बी तो नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलेंगे, सी बोल देंगे। ठीक है, ए हो गए, बी ए हो गया और सी ए हो गया। आपको आया समझ में। अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं, वही हमारा छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ई एफ डी। त्रिभुज ई एफ डी कौन सा वाला, ये वाला त्रिभुज हो गया, ये ऐसे वाला त्रिभुज ई एफ डी में पाइथागोरस से, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या निकाला था, ये दूरी है, ये दूरी ए, ये दूरी क्या है बी। मतलब कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आया समझ में, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2a स्क्वायर। मतलब कि जो बी दूरी है, बी किसके बराबर हो गई, √2a। अब आप ये मत बोल देना यहाँ कि सर आपने तो था कि b बराबर 4r होता है, नहीं, ये इसमें फलक केंद्रित है ही नहीं है, ये हमारा बीसीसी है, बीसीसी में फलक के केंद्र पर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ बीच में बनाया था, जो एकक कोष्टिका है उसके मध्य के अंदर एक अवयवकर्ण है, इसलिए इस दूरी को हमने सी नाम दिया है। तो इसलिए हमने पहले ये त्रिभुज दिया है ताकि हमारे को इसकी वैल्यू पता चले, बी का मान क्या है। इसको डाल दिया समीकरण 1। ठीक है, अब हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, अब हम लेते हैं त्रिभुज एफ ए डी। कौन सा त्रिभुज लेंगे, एफ ए डी। ठीक है, त्रिभुज एफ ए डी में, त्रिभुज एफ ए डी में क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब इसके लिए क्या होगा, ये वाली दूरी सबसे लंबी है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा सी स्क्वायर। और इसको क्या मान लीजिए, आधार मान लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ये वाला क्या हो गया आपका, आधार हो गया बी स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला त्रिभुज दिया है हमने ए एफ डी, ऐसे बिल्कुल जो ऐसे बनेगा ना, कोनों से कोनों, उधर वाली दो लाइनें और इधर वाला कोने पे ऐसे। ठीक है, जो घन के अंदर से जाता होगा वो वाला एफ ए डी। आप बिल्कुल इसको 3D में इमेजिन करके देखिए, आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा ये। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, b बराबर क्या है, b बराबर यहाँ वैल्यू रख दीजिए सीधा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस √2a, √2a का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस √2 का क्या होता है 2, इसका क्या होगा ए स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3a स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3a स्क्वायर, और तो सी की वैल्यू क्या आ गई √3.a। मतलब कि जो ये उस वाले कोने से, जो इधर वाला जो घन का कोना होगा, ये वाले कोने से ये वाले बीच की दूरी कितनी होगी, ऐसे जो विकर्ण होगा ना, विकर्ण मैंने आपको जिस पे बताया था कि उस पे क्या बताया था हमने, इस पे एक विकर्ण पे कितने होते हैं, 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है, 2 चतुष्फलकीय, एक तो यहाँ होती है और एक यहाँ होती है। ठीक है, एक विकर्ण पर 2 होती है, कुल ऐसे कितने विकर्ण होते हैं 4 होते हैं। तो मैंने आपको एक का उदाहरण लेके समझाया। तो सी की वैल्यू क्या आ गई √3a, इसको डाल दिया समीकरण 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सी बराबर हमारा क्या है यहाँ r r r और r, तो चूंकि सी बराबर क्या है 4r, r वो वाला ही लिख लीजिए 4r, इसको क्या डाल दिया था समीकरण 3 डाल दो, तो समीकरण 3 व 2 से इधर लिखा देता हूं, समीकरण 3 व 2 से। ठीक है, c बराबर और c बराबर तो दोनों ही किस में बराबर हो जाएंगे, 4r, जो अपना 4r है वो किसके बराबर हो जाएगा √3.a के बराबर हो जाएगा।
4r किसके बराबर हो गया, √3a के बराबर। तो यहां से r की वैल्यू क्या हो गई, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। r बराबर क्या हो गया, √3.a/4। ठीक है, r बराबर क्या हो गया, √3a/4। पहला मान तो यह हो गया हमारा प्राप्त। दूसरी वैल्यू क्या हो गई, यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए। a बराबर क्या हो गया, 4r/√3। ये तो कट रहा भी नहीं है ना √3, तो हमको इसको ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा, तो इसको भी आप याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, r और a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, बीसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है, बीसीसी में उधर ही लिखा देता हूं, बीसीसी में समन्वय संख्या, बीसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है, 2, z बराबर 2। कैसे होती है, कोनों पर स्थित होगा एक पूरा टोटल मिला के, तो 1/8 करके 8 कोने हैं, तो एक तो वहां से और एक अंदर स्थित है, तो 1 + 1 2 हो गया। समन्वय संख्या मैंने आपको निकालनी सिखा दी थी, 2 हो गई। ठीक है, और अब इसके बाद में क्या निकालेंगे, गोले का आयतन। कितने गोले हैं, 2, सीधा लिख देता हूं, 2 गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन। अब 2 गोलों का आयतन कितना हो गया, 2 गुणा, वह पिछले वाले में 4 थे तो 4 गुणा, यहां 2 गुणा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये कितना हो गया, 8/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये कितना हो गया, 8/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, संकुलन दक्षता। अब पहले हम इसका आयतन भी निकाल लेते हैं, कुल एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का कुल आयतन। अब एकक कोष्टिका का कुल आयतन कितना होता है, a³। टोटल सारे तो a ही है ना इसमें भी, तो a³ हो गया। अब a की वैल्यू क्या निकाली हमने, 4r/√3, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4r/√3 का क्यूब। ठीक है, 4r/√3 कितना होता है, 64/3√3 r³, 64/3√3 r³। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, r³ आप इसको हल कर लीजिए, 4 का तो 64, 3 का क्या होगा 3√3 और r का r³। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसमें, संकुलन दक्षता। तो मैं आपको इधर ही लिखा देता हूं ना, क्या दिक्कत है, ऐसा करके इधर लिख दिया, संकुलन दक्षता। अब संकुलन दक्षता क्या होगी, वही किसमें, गोलों द्वारा घेरा अध्यारोपित आयतन, गोलों द्वारा अध्यारोपित आयतन कितना हुआ, 8/3 पाई r³ बटा एकक कोष्टिका द्वारा घेरा गया कुल आयतन a³। a³ की वैल्यू कितनी हमारी प्राप्त हुई, 64/3√3 r³, और गुना में क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, r³ से r³ कट गया, 8 64, 3 से 3 गया। तो इसको जब हम पूरा सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यू कितनी होगी, हमारी इफिशियंसी की वैल्यू कितनी हो गई, 68%। 68% प्राप्त हो गई, और इसमें रिक्तियां कितनी हो गई, रिक्तियां 100 में से 68% गया तो कितना बचा, 32%। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। इसमें क्या होता है, पहले हमने ये वाला त्रिभुज लिया EFB, क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू नहीं थी, क्योंकि हमको तो ये वाला त्रिभुज लेना था, तो b की वैल्यू निकाली हमने पहले यहाँ से, b बराबर √2 है। फिर कौन सा वाला त्रिभुज लिया, FAD लिया, उसमें क्या होता है, c² बराबर a² + b², ये निकाला, b की वैल्यू यहाँ से रख दी, तो c बराबर क्या हो गया, √3a। फिर समीकरण में क्या है, ये 4r किसके बराबर है, √3a के, दोनों बराबर किया तो r और a की वैल्यू आ गई। बीसीसी में समन्वय संख्या 2 होती है, 2 गोलों का आयतन कितना हो गया, 8/3 पाई r³। एक का कोष्टिका का कुल आयतन कितना हो गया, 64/3√3। तो ये दोनों रखे जब, गोलों द्वारा अध्यारोपित आयतन और एक का कोष्टिका का कुल आयतन गुणा 100, तो ये कितना हो गया, 68%, तो ये रिक्तियां कितनी हो गई, 32%। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने देखा अभी कि जो मैंने आपको जो बताया था किसके अंदर, एफसीसी या सीसीपी वाले में निकालने का, उसमें वीडियो आधे के बाद में थोड़ा उसका ज्यादा हाईलाइटेड हो गया था, तो आपको वो फिर
मेरे को हिसाब से उसको आपको सही दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। वैसे तो मैं वीडियो अपलोड करने के बाद मैं देख लूंगा एक बार कि उसमें क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा वीडियो है तो अब पूरे वीडियो को मैं वापस रीशूट भी नहीं कर सकता। तो आप उसको देख लीजिए, अगर फिर भी दिक्कत आएगी तो मैं आपको उस टॉपिक को पूरा वापस से रीशूट करके वापस से बना के आपको वापस से अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। बाकी उसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसमें जो मैंने आपको नीचे केवल परिभाषा परिभाषा पे हाईलाइटेड हुआ था वो, बाकी जो जितना भी आपको मैंने उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें केवल ज्यादा थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा दिखेगी आपको, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए। अब हम पढ़ते हैं तीसरा। हमने किस में, एफसीसी में निकाल लिया, बीसीसी में निकाल लिया, अब किस में निकालते हैं, सरल घनीय। सरल घनीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन में संकुलन क्षमता या फिर दक्षता। ये नाम में कंफ्यूजन मत हो जाना कि आप क्षमता क्या होती है दक्षता क्या होती है, दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब सरल घनीय निबिड़ संकुलन में संकुलन क्षमता या दक्षता निकालते हैं, तो वही चीज आपको फिर से एक कोष्ठिका बनाओ। ये सबसे आसान है, सबसे आसान बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसको बाद में रखा, क्योंकि जो चीज हमारे लिए आसान नहीं होती वो चीज पहले करनी चाहिए। आया समझ में, सरल चीजें तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। समझने की चीज पे ध्यान दीजिए। अब आपको ये बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएगा कि सर ये तो क्या है, आपको ये तो आपको कराने की नीड भी नहीं थी, आप खुद ऐसे बोलोगे, देख लेना, ठीक है। तो अगर आप कमेंट्स बॉक्स में अगर यार आपने ये चीज बोली ना कि सर आपने ये करवाने की नीड भी नहीं थी, ये तो हम ही कर लेते, तो मैं मानूंगा कि आपने वीडियो अच्छे से देखा है और समझा है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आने चाहिए इस चीज को लेकर, ठीक है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ यहाँ, तो आप इसमें देखिए क्या होता है सरल घनीय। इसमें कहाँ होते हैं, केवल इसको किससे लिखते हैं, HCC, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। सरल घनीय निबिड़ संकुलन में सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग लिख लीजिए, कैसे भी SCP लिख लीजिए, SCC लिख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अभिविकर्ण केवल कहाँ स्थित होते हैं, कोनों पर स्थित होते हैं। तो ये चीज आपको जब भी याद आएगी जब आपको ने पहले के वीडियो अच्छे से देखे हों, नोट्स अच्छे अच्छे रिवाइज किए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई SCC क्या होता है, SCP क्या होता है, BCC क्या होता है, FCC क्या होता है, ECC भी होता है, वो क्या होता है। तो इसमें आपको सही से बना देता हूं मैं, विवेकन है, इसको थोड़ा बड़ा ही बना देता हूं मैं, नहीं तो आपके अभी फिर वो हो जाएगा पूरा ऐसे। तो एक अभिविकर्ण कहाँ हो गया, ऐसे क्या दो ही होंगे, केवल कोनों पर आपस में स्पर्श कर रहे होते हैं, वो तो आपको कोनों पर इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी पूरे में अगर मैं 8 के 8 कोनों पर ऐसे बनाने लग गया तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये सब कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ स्थित है। इसलिए आपको वो छोटी सी स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना, वो ऐसे यहाँ कोनों पर कोनों पर कोनों पर कोनों पर कोनों पर ऐसे, जो आपको बताया जाता है कि कोनों कोनों पर स्थित होंगे ऐसे, वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। इसको तरफ कर देता हूं। बाकी होती है कि असलियत में ऐसे ही है ना, अगर कोनों के बीच में इतनी सारी दूरियां होने लग गई तो वो ठोस अवस्था में क्यों होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया इनमें अंतराणविक बल बहुत प्रबल होता है, जिससे ये आपस में पास पास में रहते हैं, ठीक है। अब ये त्रिज्या क्या हो गई r, इसकी त्रिज्या क्या हो गई r, और ये टोटल दूरी कितनी हो गई, क्यूब है तो सीधी सीधी ए, ये पूरी दूरी में क्या हो गई ए ए ए ए ए ए और ए, ठीक है। ये सारी दूरियां क्या हो गई ए, इसको भी ए लिख लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें सीधा ही है, आपको वो उतना कुछ करने की दिक्कत ही नहीं है। हम किसमें ए और आर रिलेशन ही तो निकालते थे, ए और आर में संबंध। तो ए और आर में संबंध क्या हो गया, ए बराबर किसके है, 2r के, इसको डाल दिया समीकरण एक, ए बराबर क्या हो गया 2r, सीधा सीधा ही हो गया हमारे, तो ए बराबर क्या हो गया 2r। अब हम क्या निकाल लेंगे, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। अब एकक कोष्ठिका का कुल आयतन क्या होगा, ए क्यूब, अब ए क्यूब क्या होगा, ए की वैल्यू रख दीजिए 2r का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 r क्यूब, ठीक है। ये कितना हो गया 8
आर क्यूब। ये किसका? एकक कोष्टिका का आयतन हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, एक गोले का आयतन कितना होता है, इसमें जेड की वैल्यू क्या, इसमें जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आपको समझा चुका मैं, एसएससी में केवल कोनों कोनों पर स्थित होते हैं, तो 1/8 गुणा कुल कितने कितने 8, तो एक जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, आया आपको समझ में, जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और उसके बाद में 8r³ आपका आ गया। एक एकक कोष्टिका का आयतन कितना होता है, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो गया, 8r³। अब हम क्या निकालते हैं, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होगी इसकी, वही गोले द्वारा अध्यारोपित आयतन, गोले द्वारा अध्यारोपित आयतन बटा, इसके बटा में क्या आएगा, एकक कोष्टिका का कुल आयतन। ठीक है, गोले द्वारा अध्यारोपित आयतन और एकक कोष्टिका कुल आयतन गुणा 100। ठीक है, गोले का आयतन कितना है, एक ही गोला है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें एक ही अवयवी कण है, तो 1 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एकक कोष्टिका का कुल आयतन कितना हो गया हमारा, 8 आर क्यूब गुणा 100। आर क्यूब से आर क्यूब गया, 4 एकम 4, 4 दूने 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी प्राप्त होगी, इसको जब हम सोल्व करेंगे वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 52.4%। क्या होगी, पैकिंग इफिशियंसी। और इसमें रिक्तियां क्या हो गई, इसके अंदर रिक्तियां क्या हो गई, 52.4%। 100 में से घटाया तो कितना बचा, 47.6%। 47.6% क्या हो गई, रिक्तियां हो गई। अब आप खुद ही बता दीजिए मुझे कि ये सबसे आसान हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप इसको देखें और अगर आपको ये सच में लगे कि इतना आसान था सर, ये तो हम खुद ही कर लेते, तो मेरे पास कमेंट्स आने चाहिए इसमें बहुत सारे कि सर ये तो बहुत आसान था, कि आपने तो इतना ईजी आपने बाद में क्यों करवाया। ये मैंने इसलिए करवाया कि आपको जब पहले ही सारी चीजें समझ में आ गई, आपने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए, सारी चीजें आपको क्लियर है, तो आपको वाले करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैंने आपको ये भी करवा दिया है। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम क्या पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ते हैं। मतलब कि महत्वपूर्ण सूत्र तो क्या है? हमको मेनली पढ़ना यही है कि वे एकक कोष्टिका का घनत्व। इससे आपके चैप्टर के अंदर जो पार्ट है ठोस अवस्था, उसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन अवेलेबल करवाऊंगा। जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके सारे के आपको आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। उनके मतलब आपको सारे के वीडियो बनाऊंगा मैं, और उनके सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। पर क्वेश्चन आपको जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए, पार्ट के पीछे के प्रश्न, आंकिक प्रश्न, जितने भी जो भी न्यूमेरिकल है वो सारे आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आपको ये जो जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस है, मैं आपको जितने भी पहले भी लिखवा चुका 2-3 बार कि आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं पाठ्य पुस्तक के, वो आपको सारे क्वेश्चंस करने ही हैं। ठीक है, आप उन सारे क्वेश्चंस को देखिए, आपको थ्योरी के अंदर मिल जाएंगे। थ्योरी के बाद में लिखाता हूँ, उससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए अब महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र में क्या है, एकक कोष्टिका का घन, एकक कोष्टिका यानी कि घन, उसका आयतन क्या होता है, ए क्यूब। एक एकक कोष्टिका का आयतन ने आपको बता दिया था क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एकक कोष्टिका का कुल मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान आपको निकालना, कॉपर होता है उसका 63.2 कुछ ऐसे होता है। एकक कोष्टिका का कुल मोलर द्रव्यमान कितना है, किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है, ये क्या होता है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जेड, जेड मतलब हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, नाइट्रोजन के लिए 7 होती है, ऐसे जितने भी लिथियम के लिए 3 होती है। तो ये जो परमाणु संख्या होती है जेड, उसके अंदर हम किससे गुणा करते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान। जो एक परमाणु का जो भी द्रव्यमान या भार होता है, उसे हम अगर परमाणु संख्या से गुणा कर दें तो हमारे पर क्या प्राप्त होगा, एकक कोष्टिका का कुल मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान, वहां जो एक परमाणु है उसका द्रव्यमान क्या होगा, एक परमाणु का द्रव्यमान मतलब कि कुल द्रव्यमान, उसका जो कुल मास दिया हुआ है आपको, उसके अंदर आप किससे गुणा कर दी, किससे भाग दे दीजिए, Na। Na क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या।
संख्या। अब अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा, ये 9th क्लास में भी आता है। Na अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, Na बराबर 6.023 गुणा 10⁻23। 6.023 गुणा 10⁻23। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आती है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में सोल्व करने के लिए आपके काम आएगी। उसके अलावा आपको परमाणु संख्या जेड का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि भी किसकी परमाणु संख्या क्या होती है। आप आवर्त सारणी को याद कीजिए, आपको 11वीं क्लास में तरीका भी बताया गया होगा। नहीं होगा तो जब मैं 11वीं क्लास के लेक्चर स्टार्ट करूंगा मैं बाद में, अभी तो मेरे पास मेरे खुद के पेपर भी है तो मेरे को उसकी भी तैयारी करनी होती है, तो मैं आपको जब भी कराऊंगा तो उसमें आपको पूरा एक पैटर्न बताऊंगा कैसे आप पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। सारे के आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, आपको उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है मैं आपको दे सकता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो उससे आपको, और अब बाकी तो आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो तो आपको मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको Na की वैल्यू पता होगी और आपको परमाणु संख्या पता होगी, और ये मास आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ होता है, या फिर निकालना भी पूछ सकते हैं कि भाई उसका मान निकालिए। तो अब क्या है, एकक कोष्टिका का घनत्व। एकक कोष्टिका का घनत्व यही इंपॉर्टेंट है, यही है हमारे लिए। एकक कोष्टिका का घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो एकक कोष्टिका का कुल द्रव्यमान वो कितना होगा, m, और एकक कोष्टिका का आयतन क्या है, a³। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। इसे किससे लिखते हैं, जो इसमें मास होगा उसको किससे, Zm, मतलब इसका मोलर द्रव्यमान क्या हो गया, Z गुणा 1 का द्रव्यमान, और 1 m की वैल्यू क्या है, m/Na। ये वाला m और ये वाला m अलग है, कुल द्रव्यमान क्या है m, और Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या। तो Zm/Na³। क्या हो गया, इसके मोलर द्रव्यमान से लिख लीजिए, आपका जो भी मोलर द्रव्यमान होगा उसके लिख लीजिए। मास आपको या तो गिवन होगा या फिर लीजिए। ठीक है, D बराबर क्या हो गया, D क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। Z क्या है, परमाणु संख्या। ठीक है, M क्या है, मतलब कि आप इसमें परमाणु, मतलब कि जो परमाणु संख्या, या फिर जो आप अगर एक एकक कोष्टिका ले रहे हैं तो उसमें क्या होगी, ये अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, जैसे FCC के लिए इसकी वैल्यू 4 होती है, BCC के लिए 2 होती है, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होती है। मोलर द्रव्यमान आपको m लिखाई दिया मैंने। ठीक है, Na क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या, और A³ क्या होता है, एकक कोष्टिका का आयतन। उसमें A क्या होता है, कोर की लंबाई। ठीक है, तो आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो यही है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, और इसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल है मैं आपको सारे करवा भी दूंगा, और आप खुद भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल की, फिर अगर नहीं होता तो फिर आप उस पर मैंने जो भी आपको सॉल्यूशन आगे प्रोवाइड करूंगा उसमें आप फिर देखिए। नहीं तो सबसे पहले आपका काम क्या है, याद कीजिए, अच्छे से समझिए भाई डी क्या होता है, जेड क्या होता है, एम क्या होता है, और उसके बाद में आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम पाठ के पीछे के प्रश्न, मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, संकुलन दक्षता पढ़ा दी, ये घनत्व पढ़ा दिया, इसके बेसिस पे आप कौन कौन से प्रश्न कर सकते हैं। तो अति लघुरात्मक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां। तो 8वां क्वेश्चन, इसके अलावा मैंने आपको पूरे के पूरे ऊपर के 7 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया भाई कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हो जाएंगे। तो आपके टोटल अति लघुरात्मक क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे, 8 ही क्वेश्चन है। लघुत्रात्मक क्वेश्चन कौन कौन सा है, न्यूमेरिकल है ये सारे, ये मैक्सिमम इनमें से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल है, कुछ कुछ थ्योरी बेस भी है जो थ्योरी के ऊपर है, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। इसमें कौन सा है, 6ठा, 8वां, 14वां, 16वां, 22वां, 24वां, 27वां और 28वां। और इसके अंकित प्रश्न कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा पहले आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद में ही अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए या फिर आपको आपका आंसर मैच करना हो कि भाई हमने सही किया है या गलत किया है, तो फिर ही आप हमारे जो मैं आपको आगे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आप सॉल्यूशन मैच कीजिए। उसमें आपको सारी प्रश्न संख्याएं लिखी हुई होगी, मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो डाल दूंगा कि भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ, इसका ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उनके बाद में ही देखिए, और आप इसको जैसे टॉपिक को पढ़िए। आपका चैप्टर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हो चुका है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी है उनको बता दीजिए कि आपको ये यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए ठीक है। जैसा भी आपको लगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। थैंक यू।